नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कोरोना काफ़ी कुछ पैर पसार चुका है और जिस तरह से प्रयास भारत में हो रहे हैं, सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और जिला प्रशासन जिस तरह से सहयोग कर रहा है, प्रयास कर रहा है और पब्लिक यानी आम जन कोरोना की भयावहता को, भीषणता को, विकरालता को समझकर अब सहयोग करने लगा है, उससे संकेत भी अच्छे आने लगे हैं। मृत्यु दर में भी कमी आई है, पॉजिटिव केसेस की दर में भी कमी आई है, ठीक होने वाले मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है, जो लोग क्वारंटाइन थे वे भी ठीक होकर घर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सकारात्मक लक्षणों के बीच में ऐसा लग रहा है कि महीने 2 महीने में शायद हम कोरोना को परास्त कर देंगे और भारत से कोरोना को हम ख़त्म करने की स्थिति में आ पाएंगे। ये अच्छे संकेत इसलिए हो पाए हैं क्योंकि हम समय रहते जाग गए हैं, हम लॉकडाउन कर बैठे हैं और अब धीरे धीरे जैसे जैसे समझ बढ़ रही है वैसे वैसे जनता का सहयोग भी मिलने लगा है। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ही नहीं देश के वरिष्ठ चिकित्सकों में शुमार डॉक्टर योगेश शाह। हमने डॉक्टर शाह को उस वक्त बात की थी जब कोरोना की आमद मध्य प्रदेश में नहीं हुई थी। डॉक्टर शाह को तब भी मैंने कोरोना से बात करने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया था और हमने उनसे बहुत प्रारंभिक अवस्था में बात की थी कि कोरोना क्या है, कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना क्यों होता है, बचाव के तरीके क्या हैं, उपचार के तरीके क्या हैं। वो तमाम मुद्दों पर हमने उस वक्त बात की थी जब मध्य प्रदेश में कोरोना नहीं आया था, इंदौर में कोरोना नहीं आया था। डिजाना न्यूज़ ने उस वक्त भी अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए अपने दर्शकों को जागरूक करने की, अवेयर करने की, सतर्क करने की कोशिश की थी। लेकिन आज जब मध्य प्रदेश में कोरोना काफ़ी हद तक आ चुका है, इंदौर सबसे ज़्यादा उससे पीड़ित है, 1050 के करीब हमारे यहाँ मरीज हो चुके हैं, अभी भी 2 से 2,500 मरीजों की रिपोर्ट पेंडिंग है। ऐसी स्थिति में अब कोरोना का क्या करना, आ तो गया है, अब क्या करना, इससे कैसे बचना, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर शाह मौजूद हैं। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि डॉक्टर शाह लगातार कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे थे। इस दौरान ऐसा लगा कि वे भी शायद संक्रमित हो गए हैं, उनको भी अस्वस्थ हो गए हैं। उसके बाद उनका टेस्ट हुआ, पहला टेस्ट उनका नेगेटिव आया, दूसरा टेस्ट उनका नेगेटिव आया, आज ही उनका तीसरा टेस्ट हुआ है और वे खुद पिछले 14 दिन से क्वारंटीन थे। 15वां दिन आज है। आज पहली बार वो घर से बाहर आए हैं और सबसे पहले वो घर से बाहर आते ही स्टूडियो में आए हैं हम सबसे बातचीत करने के लिए। आपका स्वागत है और सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप को नेगेटिव आया है और आप स्वस्थ हुए हैं। तो आप क्वारंटाइन कैसे हुए? मैं सबसे पहले तो वही जानना चाहूँगा कि आपको क्वारंटाइन क्यों ना होना पड़ा, क्वारंटाइन हुए तो आपने उसका कैसे पालन किया? देखिए, मैं शुरुआत से ही कोरोना के पेशेंट्स देख रहा था। इनिशियली पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलता था, किंतु बाद में प्रशासन ने और जो अस्पताल प्रबंधन है उन लोगों ने पूरी किट प्रोवाइड करी थी और हम लोग फुल प्रोटेक्शन के साथ काम कर रहे थे। चूँकि मेरे को साधारण फ्लू का हुआ अटैक, तो चूँकि मैं कोरोना के पेशेंट्स मैनेज कर रहा था तो मैंने सोचा कि सेफ साइड में मेरा आप तो असरावत खुद भी गए थे ना, जहाँ क्वारंटाइन रखे हुए हैं, वो उन पॉजिटिव को देखने गए थे? उन पेशेंट्स को भी मैं असरावत खुद में भी देखने गया था। जो सबसे पहले लेडी एक्सपायर हुई थी, जो उनके क्लोज रिलेटिव से, उनके घर के जो मेंबर से, उनको भी स्क्रीनिंग करने में और मेरे साथ IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर राव हम दोनों गए थे वहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए। तो चूँकि हम लोग पेशेंट्स देख रहे थे, हम लोग डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में थे और चूँकि सिम्टम्स हुए थोड़े से, तो मैंने सोचा सेफ साइड में, हालांकि मैंने प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन ले लिया था, तो इस वजह से फिर मैंने उचित समझा कि मैं क्वारंटाइन में जाऊं अपने आप को। और हम लोग अलग अलग, मतलब वाइफ अलग कमरे में, मैं अलग कमरे में हम लोग रहते थे और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, खाना भी आपको बाहर से दे दिया गया, डिस्टेंसिंग का पूरा हम लोगों को ख्याल रखते थे। तो मोदी जी ने जो फार्मूला दिया हमारे देश में, रियली कह रहा हूँ, आज भी मानना चाहिए कि हम उनकी वजह से हमारे देश में इसका संक्रमण बहुत ही कम हुआ है और आज हम लोग इस स्थिति में हैं। यदि हम डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें तो हमारे यहाँ शायद निग्लिजिबल केसेस हैं। अब डॉक्टर साहब, बहुत लंबी समय से चर्चा चल रही है एंटीबॉडी टेस्ट। कहा जा रहा है कि ये कोरोना टेस्ट बहुत महंगा है, लंबी प्रक्रिया है, 2-3 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में,
एक टेस्ट होने में 8 से 9 घंटे लगते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाए, 1,000 रुपये में टेस्ट हो जाएगा। हर आदमी के शरीर में कोरोना से लड़ने की ताकत है, या हर आदमी के शरीर में कोरोना का वायरस है। तो उस एंटीबॉडी टेस्ट से ये कहा जा रहा है कि बहुत कुछ उसको मालूम पड़ जाएगा कि उसको कोरोना होगा, है, नहीं है, वो किस पोजीशन में, उसका स्टेटस क्या है। आप कितना उपयोगी इसको मानते हैं? देखिए, मेरे को दिन में, चूँकि मैं व्हाट्सएप पर भी मेरा चल रहा है मोबाइल नंबर में, बहुत सारे कॉल्स आते हैं और बेचारे पब्लिक बहुत डरे हुए हैं, जिनको कि डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ, डरने की हमको ज़रूरत है। डरने की क्या, क्योंकि हम लोग तो फ्रंट लाइन में खड़े हुए हैं, पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। आप लोग तो घर में यदि सुरक्षित है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, हर आधे घंटे में आपका हाथ साबुन से या सैनिटाइज़र से धो रहे हैं, आप लोग तो टोटली सेफ है मेरे हिसाब से, काफ़ी हद तक। अनलेस आप ये सब्जी और इनकी लालच छोड़ दे, बाहर अननेसेसरी ना घूमें, जो कि प्रशासन भी आपको बार बार समझा रहा है। तो देखिए, आप लोगों को कुछ भी इससे डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है, इससे अब हर अभी जितने ये एंटीबॉडी टेस्ट क्या, सबसे पहले तो ये समझाइए आप मेरे दर्शकों को, एंटीबॉडी टेस्ट क्या है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसीलिए एक प्रस्तावना बनाना चाह रहा था कि आज जैसे हर आदमी सोचता है मेरे को कोरोना हो गया, आज वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, उसके मन में बहुत भय बैठा हुआ है, एक साइकोलॉजिकल फियर है, जो कि नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं सर। है। वो होगा, वो आप डॉक्टर इसलिए कह रहे हैं, लेकिन वो होगा, मुझे भी है सर। मैं इनफैक्ट मैं बहुत सच्चाई के साथ अपने लोगों को यही समझाता हूँ, सच्चाई के साथ स्वीकार करना चाहता हूँ कि आई एम आल्सो। जब हम लोग सीनियर सिटीजन है, फ्रंट लाइन में बिल्कुल सामने उनसे युद्ध लड़ रहे हैं, और एक अदृश्य शत्रु से हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं, भाई ये सामने दिख नहीं रहा है हमको, और जब हम लड़ रहे हैं तो आम आदमी हम आपके लिए ही लड़ रहे हैं। तो ये एंटीबॉडी क्या है? डिस्टेंसिंग और स्टे इन होम, ये दो शब्द है जो मोदी जी ने कहे पहले दिन से, वो पालन कर। एंटीबॉडी क्या है? ये जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है, ये इसी के लिए है कि अब सर्वेलेंस के लिए है, डायग्नोसिस पर्पस के लिए नहीं है। तो ये जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है लगभग 250 रुपये में होता है, जो स्ट्रिप मेथड से होता है। एक एलाइजा मेथड होता है, वो थोड़ा सा और 1000 रुपये के आजू बाजू होता है। जो प्राइवेट में हो सकता है, RT-PCR हो, लगभग 5-1 हज़ार रुपये के आजू बाजू होना चाहिए, जिसकी कि अभी प्रक्रिया चल रही है। ICMR ने परमिशन दी है, पर चूंकि राजस्थान में ही प्रॉब्लम हुआ किट का, इसलिए वापस 2 दिन के लिए विड्रॉ किया है, किंतु ये प्रक्रिया चल रही है। इस टेस्ट की वजह से हम लोग काफ़ी हद तक एक मैपिंग, एक नक्शा बना सकते हैं कि आज पलासिया में क्या प्रॉब्लम है, या रेसकोर्स रोड पे क्या प्रॉब्लम है, या वल्लभ नगर में क्या प्रॉब्लम है, या विजयनगर में क्या प्रॉब्लम है। एटलीस्ट वहाँ पर यदि केस है तो उनसे जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स है, उनके जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स में जो लोग मिलने आए, एटलीस्ट हम लोग उन लोगों का टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ता है। आज 130 करोड़ लोगों का टेस्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो एक तो हम लोग प्रैक्टिकल सर्वेलेंस प्रशासन ने पहले शुरू कर दिया है। दूसरा, ये जो हाई रिस्क केसेस हैं, उनको हम लोग एंटीबॉडी टेस्टिंग करके हम पता लगा सकते हैं कि प्रतीक जी को आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है, या ये अपने सेफ काम पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, या इनका यदि IgM पॉजिटिव है तो RT-PCR से कंफर्म करके इनको इलाज की ज़रूरत है। तो हम लोग इस तरह से उसको क्लासीफाई प्रॉपरली एक अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और ये हमको लॉकडाउन खोलने में भी मदद करेगा कि किस पेशेंट्स को। क्या हम सबके शरीर में कोई एंटीबॉडी वो चीज़ रहती है जो ह्यूमन, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं, या रोग प्रतिरोधक क्षमता रहते हैं, वो क्या होती है हमारे शरीर में? देखिए, हमारे यहाँ पे यदि आप इंसिडेंस देखें तो जो डेवलप कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट निग्लिजिबल केसेस हैं। क्रेडिट जाता है मोदी जी को, जिन्होंने टाइम और पे क्रेडिट हमारे DNA को जाता है सर, हम बहुत मजबूत हैं। बिल्कुल, कि हमारी अंदर से बहुत मजबूत है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी है। देखिए, आप अमेरिका में, जो हमारे यहाँ पे इंडियंस भी आते हैं अमेरिका में, आप अमेरिका में जाएंगे, हर दूसरे घर में बड़े सेंट्रम के डब्बे, सेंट्रम मतलब एक तरह का वहाँ विटामिन, वो ब्रांड नेम है उधर, और इस टाइप के बड़े कलरफुल डब्बे विटामिन के पड़े रहते हैं। और उसके बावजूद आप देखें कि हमारे से 70, 80, 90 गुना उन लोगों के यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा है हमारे कंपैरिजन में। डेथ मतलब इतनी ज़्यादा है, केसेस तो काफ़ी ज़्यादा ही सही। तो इतने विटामिन और ये लेने के बावजूद भी उनकी ये हालत है। हमारे जो इंडियंस हैं जो अमेरिका से आते हैं, वो लोग भी ये सेंट्रम के डब्बे ले लेके आते हैं, मेरे पूछते हैं कि सर ले या नहीं ले।
मैंने कहा देखिए, यदि आप में डिफिशियंसी है, सपोज आप में B12 की डिफिशियंसी, आप में विटामिन डी की डिफिशियंसी है, आप वो चेक करें डॉक्टर से और उसके बाद लें। इस तरह से विटामिन लेने से कंपनी को ताकत आती है, पेशेंट को ताकत आती है, मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं एक दिन पेशेंट में को थोड़ी बोलता हूं एक कि दिन में थोड़ी ताकत आ जाएगी, कहाँ से आपको आएगी? साल भर तक आप ये- विटामिन लेंगे तब नहीं, विटामिन कमी ये पूरी देखिए, होगी। जो अपना एक प्रॉपर लाइफस्टाइल रहा, आपने न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका नियमित जीवन है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। विटामिन से केवल कंपनी को ताकत आती है, पेशेंट की इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आज विटामिन लिया और तो मेरी ये कल तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए सर? वही मैंने बताया कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आप टुकड़े टुकड़े में चार, सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसी को करना है। हर मरीज को टुकड़े टुकड़े में आप 4 बार भोजन लीजिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छा फूड लें, फ्रूट्स लें। जो विटामिन में आप पैसे बर्बाद कर रहे हो, मैंने बताया डिफिशियंसी है, आप डॉक्टर के सुपरविजन में लीजिए। उतने ही पैसे का मैं मेरे सभी मरीज को बोलता हूँ, उतने ही पैसे का आप दूध ले लो, फ्रूट ले लो, वो आपको ज़्यादा मदद करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आज विटामिन खाया, योग करिए, प्राणायाम करिए, हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो चीज़ है ना एक्सरसाइज का, ये सभी चीज़ आ गई उसमें। तो सर ये एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो आपने कहा सरल हो जाएगा। अब इसको अगर मैं चाहूँ कि मैं करा लूँ, तो इस वक्त जब ऐसी आपाधापी डर है तो कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए? जो अपने यहाँ 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, सबको कराने की, आम जनता को करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग पहले से भी बता रहे हैं, सब टीवी चैनल माध्यम से ये चीज़ें लोगों में जा रही हैं। मैंने बताया कि जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके जो क्लोज कॉन्टेक्ट, वो जो आए हैं वो, और या मान लो एक मल्टी में है सपोज, तो वहाँ पर जो है उस वाले जो आजू बाजू वाले हैं, उन लोगों का आप पहले तो मैपिंग कर लीजिए, क्योंकि सब लोगों का करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहेगा। तो एटलीस्ट आप जो हाई रिस्क ग्रुप है उसको आप स्क्रीन कर सकते हो। सपोज उसमें एंटीबॉडी बन गई, इसका मतलब ये है कि ये सेफ है, इसमें इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। और जिसमें नहीं है उसका इलाज करिए, या जिसमें उसको नहीं है वो हमने बताया कि रिपोर्ट के हिसाब से हम पेशेंट को बता देंगे कि आप सेफ हैं, आपको RT-PCR से आपकी रिपोर्ट को कंफर्म करना है, या इसमें भी फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव के चांसेस रहते हैं एंटीबॉडी में, तो हम लोग इंटरप्रिटेशन डॉक्टर अब इंदौर में 1000 से ज़्यादा मरीज हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था कि केंद्र सरकार ने 3 और प्राइवेट लैब को इसकी अनुमति दे दी है कि वो भी जांच कर पाएंगी। तो अब अभी तक चूँकि हमारे यहाँ सर टेस्ट जो है वो 300, 350, 400 लोगों का रोज़ टेस्ट होता है। आपके खुद के भी टेस्ट में दिक्कत आई थी, कोई 2-3 दिन बाद तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ पाई थी। तो अभी भी रिपोर्ट बहुत विलम्ब से मिल रही है। जिन लोगों का 12 तारीख को या 10 तारीख को जिनका टेस्ट हुआ उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, 15 तारीख को जिसका टेस्ट हुआ उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो रिपोर्ट को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी है, और वो समझी जा सकती है, इतनी सारी एक साथ होना। किट नहीं है, चीन की किट फेल हो गई है, उसको बारे में कोई नया गाइडलाइन आने वाली है। अभी जो है वो पांडुचेरी भेजे गए हैं 600 सैंपल, कभी पहले दिल्ली भेजे गए हैं, विमान जा रहा है, विमान से आ रही हैं, बहुत सारी परेशानियां, और इन परेशानियों को समझना होगा। इसमें आलोचना करने की ज़रूरत नहीं है, परेशानियों को समझने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, ये जो अब नई 3 चैनल हमारी शुरू हो जाएंगी, 3 लैब शुरू हो जाएंगी, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो 3 नई लैब शुरू हो जाएगी तो कुछ रास्ता बनेगा कुछ? शायद देखिए, ICMR ने बिल्कुल जितना जल्दी हो इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी इनको किट अवेलेबल हो जाए और ये अपना काम शुरू कर सके। इसमें अभी कुछ समय लगेगा। मतलब कितना दिन आपको लगता बड़ा है? मुश्किल ही है कि ना, ये सब पूरा ICMR पे डिपेंड करता है। अब जैसे राजस्थान का चला, प्रॉब्लम आया, किट उन्होंने वापस करी, 2 दिन तो अभी। तो ये 3 आपने जो चैनल के नाम बताए, 3 लैब्स के नाम बताए, इन 3 लैब्स को फुल फ्लैश काम करने में महीना भर लग जाएगा? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो उनका फील्ड है। जितनी जल्दी ICMR अप्रूव्ड किट इनके पास में आएगी, वो अपना काम शुरू कर देंगे। किट आना चाहिए, मतलब मेन बात ये किट आना चाहिए। किट में शायद मशीन है, केमिकल्स हैं, तो आप क्या मशीन है, केमिकल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, वो जरूरी तो वो है। किट आ जाएगी तो फिर ये प्राइवेट स्तर पर भी जांच हो पाएगी, और वो लोग भी जांच करा। डायग्नोस्टिक नहीं है जी, ये सर्वेलेंस के लिए है। ये सर्वेलेंस के क्या लिए अंतर है डायग्नोस्टिक और सर्वेलेंस में? देखिए, सर्वेलेंस मतलब ये है कि इसमें फॉल्स ये आता है 7वें 10वें दिन पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो उतना टाइम तो कोई वेट नहीं कर सकते हैं। सपोज आज मेरे को प्रॉब्लम हुआ, आज मैं कर रहा हूँ, तो मैं 10 दिन तक तो मैं राह नहीं देखूंगा।
तो इससे ये मालूम पड़ेगा कि इसमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं कि नहीं, या इस पेशेंट में यदि मान लो IgM पॉजिटिव आता है तो हम लोग फिर उसका RT-PCR से कंफर्म करेंगे और अकॉर्डिंगली इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आइसोलेशन की ज़रूरत है, या ये सेफली अपने ऑफिस में जा सकता है। कम से कम ये सब मैपिंग हो जाएगा इसके थ्रू, पर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं वो है। तो वही हो इसमें रहा है भी जो फर्स्ट जहाँ जहाँ RT-PCR तो मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, बायोलॉजिकल लैब में हो रहा है। तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ें चल रही हैं कि लोगों में दहशत है, और दहशत है, दूसरी तरफ ये भी हमने देखा कि कुछ आप तो सेवा करने गए थे असरावत खुर्द में, बगैर किसी ड्यूटी के, आप सरकारी डॉक्टर नहीं, फिर भी अपनी स्वेच्छा से गए थे, तो उसके बाद भी डॉक्टरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, स्टाफ नर्सों पे हमले हो रहे हैं। अब मोदी जी कानून भी लाए हैं, इस कानून को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अब लगता है कि थोड़ा डॉक्टर सेफ हो गया, सुरक्षित हो गया? देखिए, ये कानून जो मेरे को अभी समझ में आ रहा है वो ऐसा है कि एक छोटा बच्चा रो रहा है और उसको लॉलीपॉप दे करके बोला कि चुप हो जा भाई तू। अभी स्थिति मेरे को ये समझ में आ रही है। मेरी इनसे ये अनुरोध है, इनसे यही आशा है केंद्र सरकार से कि एक अच्छा कड़ा कानून लाया जाए और ये कानून परमानेंट नहीं, अब तो कड़ा आ गया ना सर, 7 साल की 11 महीने 7 साल तक की सजा है। पेंडेमिक क्राइसिस के लिए ही है, महामारी के लिए, महामारी के लिए है, आम दिनों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं है। आज ये जो भी इंसिडेंट्स होते हैं क्यों होते हैं, इसके मूलभूत कारण में जाना चाहिए। होता क्या है, देखिए कि कोई पेशेंट एडमिट हुआ, आज आप देखेंगे मेजर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी घरों में ये हालत है, बच्चों को ये नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप को कौन सी बीमारी है, मेरे माँ बाप को कौन सी दवाई चल रही है। हम बहुत सी बार देखते हैं पेशेंट्स को हिस्ट्री पूछते हैं, अरे रामू बता तो कौन सी दवाई चल रही, उसको मालूम ही नहीं है बच्चों को, नंबर 1। नंबर 2, कितनी बार क्या होता है कि ये जब भर्ती होते हैं, सपोज उनकी कैपेसिटी या शुद्ध शब्दों में कहें कि औकात है जनरल वार्ड की, और हो जाते एडमिट प्राइवेट, कुछ तो डिलक्स वार्ड में एडमिट हो जाते हैं, क्योंकि समाज को दिखाना है कि मैं मेरे माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, ये उसको बताना है, तो वो जाकर के वो बड़े प्राइवेट वार्ड या डिलक्स वार्ड में जाके एडमिट हो जाता है। फिर उसके बाद उसके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सलाहकार आते हैं, जो गूगल वाले सलाहकार आते हैं, वो आके बोलते हैं भैया नहीं, ये डॉक्टर को भी बताओ उधर, 4, 6, 8 डॉक्टरों की फीस और जुड़ जाती उसमें, और फिर खिचड़ी पकती मरीज की। सपोज कुछ अनहोनी होती है, जब बिल का समय आता है तो वो फिर फैल जाता है, उसको मालूम है कि अब मैंने मेरी कैपेसिटी के बाहर से काम कर और लिया, वो सलाहकार भग जाते हैं, सब भग जाते हैं। कितनी बार तो ये होता है कि एक माँ बाप मतलब 4-4, 5-5 बच्चे हैं, खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, बिल के वक्त एक भाई भग गया, उसको पकड़ो तो दूसरा भग गया, दूसरा तीसरा, बिल देने वाले कोई नहीं रहता, वो बेचारे बुढ़े बैठे, माँ बाप बैठे हुए हैं। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि बिल हमेशा जस्टिफाइड है, पर यदि उसमें कुछ भी गलती है, बिल आपको लग रहा है कि अस्पताल ने गलत चार्ज लगाया, आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, आपके पास न्याय पाने के लिए इससे सस्ता तरीका बहुत अच्छा सरकार ने दे रखा, किंतु नहीं, वो 100-200 की भीड़ जानबूझ करके कहाँ से ले आते हैं। खून देने के लिए 2 लोग नहीं आते हैं, लेकिन अस्पताल फोड़ने के लिए 100 लोग आ जाते हैं। एक निहत्थे डॉक्टर पे वो 100-200, जो क्या शब्द बोलूं उन लोगों के लिए, भीड़ बोलिए उसको, खराब तरह की भीड़, वो आकर के और एक निहत्थे डॉक्टर पे अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, कितना गलत है। आज मेरे ख्याल से विश्व के किसी भी देश में इस तरह की हरकत डॉक्टर्स के चलिए, पर अभी तो महामारी के लिए ही सही डॉक्टरों को एक थोड़ा सुरक्षा कवच दिया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि ये आम दिनों के लिए भी होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं फिर अगर कोरोना पे आऊँ तो इंदौर की अगर हम बात करें तो जांच की गति इतनी धीमी क्यों है सर? क्यों इतनी जल्दी? क्योंकि अभी भी बैकलॉग है करीबन 2000 लोग। मोस्ट प्रोबेबली ICMR ने ये चीज़ बहुत पहले चालू, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो दिल्ली में है और जो पूरा इसको देती है परमिशन, काफ़ी पहले से दे देना चाहिए था, ऐसा मेरे को लगता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ICMR की सुस्ती जो है वो भारी पड़ रही है, शायद मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि सर आज भी मैं अगर बात करूं तो अकेले इंदौर में 2000 जांचें बैकलॉग हैं, और यही स्थिति भोपाल की है। तो अब मरीज जो है बड़ा डायलामा में है, पता नहीं मैं निगेटिव हूँ, पता नहीं मैं पॉजिटिव हूँ, वो बस अस्पताल में है, उसके परिजन उसके आसपास आ नहीं पा रहे, बंद कमरे में हैं, और यही नहीं मालूम है कि वो मरीज है नहीं है, क्या है। देखिए, मैं एक आम जनता को एश्योर करना चाहता हूँ, जो मैं चीज़ें सेंस कर रहा हूँ
कि प्रशासन ने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल में कर लिया। हमने बहुत टाइमली लॉकडाउन हुआ है। एक ही चीज़ है, आपको घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, अपने हाथ को सैनिटाइज़र से या साबुन से आधे आधे घंटे में 30-30 सेकंड के लिए धोते रहें, आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। आपको घर में डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब्जी के लिए, फ्रूट के लिए, ब्रेड के लिए फोगट की भागदौड़ बिल्कुल ना करें। 1 महीना आप 10-15 दिन और शांति रख ले, हो सकता है और अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिले। चैन टूट इसलिए जाए, बिल्कुल मत घबराइए। चैन तोड़ना अपन जरूर। पहले ही तोड़ चुके हैं, अब हम लोग बिल्कुल काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। आज आप अमेरिका में देखें, इतना डेवलप, इटली में देखें, स्पेन में देखें, स्पेन जो बहुत डेवलप कंट्रीज है और जहाँ पे कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, उसके हिसाब से तो हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में, फिर हमको क्यों डरना चाहिए? क्या ये हमारे जो इम्यूनिटी पावर, इसका आप जिक्र कर रहे थे, हम जो लकड़ पत्थर सब पचा लेते हैं और कैसा भी उंगली में डला हुआ पानी जो हम पी जाते हैं और इससे हमारा जो अंदर एक सुरक्षा तंत्र मजबूत हुआ है, वो भी जिम्मेदार है डॉक्टर साहब इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो है हम लोगों का इम्यूनिटी लेवल डेफिनेटली इम्प्रूव हो गया है। और हमारा जो खान पान की भारतीय शैली है, जो जिसमें बहुत सारे मसाले हैं, अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, ये सारे मसाले जो है कहीं ना कहीं दवा का काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं साहब, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी हो सकता है कितनों में होकर के निकल चुका होगा, मालूम ही नहीं। वो लड़के उन्होंने परास कर दिया। सिम्टम्स नहीं हुए हैं तो डरने की सर, ये एक बड़ा चिंताजनक विषय हो गया है, क्योंकि अब हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता, आदमी को सिम्टम्स ही नहीं होते, ना खांसी आती, ना सर्दी आती, ना जुकाम होता है, ना उसके हाथ पाँव में दर्द होता है, ना बुखार आता है, ना दस्त लगते हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं और वो कैरी करके घूमता रहता है 8-10-12 दिन तक, और एक दिन अचानक उसको मालूम पड़ता है कि वो तो पॉजिटिव है। देखिए, ये जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, ये बेसिकली फ़िलहाल अभी जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं। क्लोज कॉन्टेक्ट्स कैसे, मतलब जैसे अपन बोलेंगे, मैं इसीलिए कहता हूँ कि अभी आप आपके पेशेंट को देखने आप अस्पताल ना जाएं, ये ज़्यादा ही अच्छा। आप स्काइप से, मोबाइल से आप उनसे टच में रह सकते हैं। यदि 15 मिनट से ज़्यादा और यदि 2 फीट के कम अंतर से आप उसके पास में रहेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्लोज कॉन्टेक्ट। अगर आप 15 मिनट उसके पास रहते हैं तो 15 मिनट से ज़्यादा समय रहते हैं, 6 फीट के डिस्टेंस के अंदर रहते हैं, तो ये क्लोज कांटेक्ट के उसमें आ जाएगा। तो फिर इसके तो आप जाइए ही मत। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कोई जरूरत नहीं है। सर, एक बहुत बड़ा डर बाहर ये ही नहीं एक निकलना डर है, ये घर बहुत के है, बाहर ही कोरोना नहीं पीड़ित निकलना है। कोई व्यक्ति मर गया। शुजालपुर में एक वाकया हुआ कि पिता की मुखाग्नि देने को तैयार नहीं था पुत्र। डॉक्टर समझा रहे थे, तहसीलदार साहब समझा रहे थे कि भाई हम किट देते हैं, किट पहन के आग लगा दो अपने पिता को, लेकिन उसके लिए भी लोग तैयार नहीं हुए। तो क्या सर, मरने के बाद जो इन्फेक्टेड बॉडी है, अगर हम उसको कंधा देते हैं या उसकी शव यात्रा में शामिल होते हैं या उसको हम मुखाग्नि देते हैं, हमारा पिता है, माँ है, हमको देना पड़ेगी, हमारा धार्मिक कर्तव्य है, तो क्या तो भी हमको हो जाएगा? इसका भी एक प्रोटोकॉल है। जब डेड बॉडी ये जो होती है, इसको हम लोग पूरा एक इसमें पूरा उनका पॉलीथीन में कवर कर देते हैं, उसमें उसको हम लोग उसको कवर अप करते हैं और दवाई डाल देते हैं, दवाई डालते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं उसको सैनिटाइजर से। हम लोग बोलते हैं जैसे हमारे धर्म के हिसाब से कि यदि भाई मुंह देखना है तो हम बोलते हैं कि एक आदमी जो पूरा प्रोटेक्टेड है किट, वो एक थोड़ी देर के लिए मुंह खोलेगा, बंद कर देगा वापस से, और फिर उसको आप बरी करो। और जो या मतलब आप राख से भी बरी करेंगे यदि, तो आपको जैसे आपने 6 फीट कम से कम गड्ढा होना चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन है। कॉफिन भी पूरा बिल्कुल टाइट क्लोज होना चाहिए, और उसको इमीडिएटली सीमेंट से आप उसको वहीं के वहीं कवर मतलब ये बना दो, उसका पूरा सीमेंट से उसको ढक दो, उसकी कवर बना दो, कवर बना दो। क्यों? क्योंकि नहीं तो जो एनिमल्स है वो आकर के और ये निकाल सकते हैं, वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और दूसरी चीज, जैसे हिंदू धर्म में राख का ले सकते हैं, उससे कोई इन्फेक्शन, मतलब हिंदू धर्म में अगर हमने उसको जला दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, फिर हम 3 दिन बाद उसके अस्थि संचय करने जाएंगे, कर सकते हैं अस्थि संचय, उससे कोई डरने की कोई बात नहीं, कर सकते हैं अस्थि संचय। वो जो इतनी गर्मी में जल गए तो वो सब कीटाणु खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाता है वायरस, इसलिए वो डरने की कोई। और उसके बाद हम अस्थियों को लेके अपने घर आ सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, फिर बाद में उसका विसर्जन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, उससे घबराने की कोई जरूरत। वो अस्थियां जो हम नदी में डालेंगे, जैसे कि गंगा जी में डालेंगे, नर्मदा जी में डालेंगे, तो नदियां हमारी तो प्रदूषित नहीं होंगी? नहीं, वो तो है, देखिए ये प्रदूषण तो है, वो तो होती है जो होती है, लेकिन कोरोना से तो प्रदूषित नहीं होंगी ना। बिल्कुल भी नहीं वो जाने, वो तो बिल्कुल भी अब सालों साल से हम बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप उसको जो है अस्थि को, जो एश को है,
बिल्कुल आप संभाल जब के भगवान रख राम सकते हैं। अपने पिता की दशरथ जी की शिप्रा जी में डाल गए तो हमको तो डालना ही है, तो उससे वो तो नदियां अगर प्रदूषित होती हैं तो वो हमारी वो परंपरा चीज है। एक अलग इश्यू है, पर उससे कोरोना फैलने कोरोना का को कोई तो नहीं डर फैलेगा ना, नहीं, क्योंकि बिल्कुल बहुत भी सारे मरीजों को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर साहब क्या खाना चाहिए, तो आपने बताया कि सामान रखें, लेकिन इस दौरान भी जो सावधानियों को आपने बता दिया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना को साहब आप सोच लीजिए कि अब इसके साथ ही जीना है आपको। बिल्कुल, ये भी अब एक हमारे डिजीज जैसे स्पेक्ट्रम में N1 एक ही ऐड हो गया। H1 जैसे H1N1 डेंगू और ये जो चलता था, अब आगे हमको भी इसका इलाज करते रहना पड़ेगा, हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डालते रहना पड़ेगा। अब ये कैसा आगे चलता है ये हमको थोड़ा समय बताएगा, कुछ महीनों बाद हमें इसकी और एक्चुअल स्थिति मालूम पड़ेगी। और सर अगर तो इसका वायरस भी चल रहा है, मनुष्य पे उसका टेस्ट भी शुरू हो गया है, ब्रिस्बेन में भी हो गया है, अमेरिका में भी हो गया है, इंग्लैंड में भी हो गया, 3 जगह मैंने काफी समय लगेगा अभी वैक्सीन बनने में। नहीं, काफी वो तो समय ये कह रहे हैं कि शायद नहीं, 3 महीने में आ जाएगा। नहीं नहीं, ये सब चीजें चलती रहती है। ये जो प्रोसीजर पूरा होता है बाजार में, एक्सपेरिमेंटल स्टेज अलग है जो चल रहा है, पर बाजार में आते आते उसको महीनों लग जाए। एंड साल के अंत 2020 के अंत तक आ जाएगा ऐसा कह रहे हैं। साल भर तो मिनिमम। तो ये अगर टीका मिल लग गया तो शायद हम इससे बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी जो दूसरे टीके हैं, जो कॉमन इन्फ्लुएंजा है, ए बी, उसके लिए अपने कोई टीके मिलते हैं। स्पेसिफिक टीके अभी भी नहीं मिलते क्योंकि इनमें म्यूटेशन होते रहता है। ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ निमोनिया के टीके बचपन में लगाए जाते हैं और एक टीबी का टीका हमारे यहाँ बचपन में लगाया जाता है, इसलिए भी भारतीय लोग बचे हुए हैं, क्योंकि निमोनिया का टीका लगने से हमारी काफ़ी रक्षा हो रही है और टीबी का जो टीका हमको लगाया गया है, वैक्सीनेशन, और ये जो मलेरिया प्रिवेलेंट था, मतलब स्टडीज बता रही हैं, और भी दूसरे देशों में भी इस तरह का स्टडी चल रहा है कि जो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है जहाँ मलेरिया एंडेमिक था, जहाँ बीसीजी वैक्सीनेशन दिए थे, वहाँ इंसिडेंस कम मिले हैं। तो निमोनिया का भी टीका बचपन में लगता है सर? लगते हैं, मतलब सबको नहीं देते हैं, कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते। तो जो उसको भी जो जैसे डायबिटीज जिसने लिया है उसको फायदा हो रहा है, जिसने लिया बिल्कुल उनको कम से कम ये इन्फ्लुएंजा तो नहीं होगा। सर आज अगर किसी को होने वाला हो, या आज अगर वो जो आप बता रहे हैं कि एक फ्लू का, कॉमन फ्लू का एक टीका आता है, वो अगर आज लगवा लिया जाए, मुझे नहीं है अभी लेकिन मैं डरा हुआ हूँ, मैं अगर वो टीका लगवा लूँ या निमोनिया का वो टीका लगवा लूँ तो क्या फायदेमंद रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ एक अलग हुआ टीका, और ये कोरोना का टीका एक कोरोना की बीमारी अलग रही। वो जो साधारण फ्लू है उससे एटलीस्ट प्रोटेक्ट करेगा। तो जिनको सीओपीडी है, जिनको किडनी डिजीज है, जिनको ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, उन लोगों को टीके रेगुलरली वैसे भी लगते रहते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ये बीमारी और ज्यादा गंभीर स्वरूप न ले ले। अभी जैसे आग में पेट्रोल अभी जिसको कुछ, जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मुझे कुछ भी नहीं है, तो क्या मुझे अभी इस समय फ्लू का टीका और या निमोनिया का टीका लगवा लेना चाहिए? बिल्कुल कोई हरकत नहीं है, कोई हरकत नहीं उसमें। अगर लगवा लें तो कोई बुराई नहीं है? बिल्कुल कोई हरकत तो क्या टीके की कीमत होती होगी? देखिए वो डिपेंड करता है, मतलब 1000 से लेकर के 2500 रुपए तक के टीके आते हैं, अलग अलग कीमत। उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बुखार आता है? ना, कुछ भी नहीं, मामूली सा पेन होगा, माइल्जिया होगा, दैट्स ऑल, बाकी कोई साइड इफेक्ट नहीं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर योगेश शाह, तमाम जानकारियां देने के लिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है, और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भारतीयों में ये बहुत कम असर कर रहा है, इसकी फैलने की गति भी धीमी है, और हमारा अपना जो अंदर का एक ह्यूमन सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो इसको, डॉक्टर साहब ने तो एक बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे लोग तो इसको आके चला भी गया होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा। तो ये अच्छी बात है और हम जल्दी से जल्दी इस कोरोना से बाहर आएंगे, ये उम्मीद करते हैं। डॉक्टर योगेश शाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। एक चीज मैं और कहना चाहूँगा। जी, जरूर 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 जरूर। देखिए, ये जो टीके का है, तो आप पहले एंटीबॉडी टेस्ट ये कोरोना का करवा लीजिए। यदि मान लो नेगेटिव है, आप दूसरे इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन लगवा सकते हैं ताकि कोई क्रॉस रिएक्शन ना हो। और दूसरी चीज़, एक मैं डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताना चाह रहा था कि एक आप 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लें, उसको 1 लीटर पानी में घोल के उसका घोल बना लें और उसको स्प्रे नहीं करें, क्योंकि ये जो पोता लगाएं, मतलब उसको स्प्रे नहीं करना है या ऐसे छिड़कना नहीं है, क्योंकि जो वायरस नीचे है भाई, ये हम उसको किल करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो ये भारी वायरस है, ये जो हवा में नहीं टिकता और फिर नीचे बैठ जाता है, फिर हमारा हाथ लगा, हमारा हाथ यदि मुंह, नाक या आँख में इसके थ्रू भी अंदर घुसेगा तो ये आपको परेशान, मतलब आपके अंदर इन्फेक्शन कर सकता है। तो डिसइंफेक्टेंट जैसे आपको दीवार है, सरफेस है, तो टेबल है, कुर्सी है, बिल्कुल, कार तो जैसे कार का स्टेयरिंग है, तो इनको तो भले आप दिन में 3-4 बार करें तो आपको काफी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और ये तो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर तो 10 ग्राम ब्लीचिंग का घोल बनाकर उस घोल से अपने घर पर टेबल, कुर्सी और अपने घर पे पोता लगवाइए
और उससे आप उसको ऐसा छिड़क करके नहीं, उसको गीले पोते से पूरा साफ रगड़वाइए करना उस चाहिए। गीले पोले से, ताकि जैसे जो कि फोमाइट ट्रांसमिशन जो है वो हम लोग परंपरागत रोक तरीका है सकते हैं। पोता लगाने का, उस तरह से पोता लगवाइए ब्लीचिंग पाउडर का, तो निश्चित रूप से बहुत इससे मदद मिलेगी। धन्यवाद डॉक्टर योगेश शाह। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।